कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको आपकी उत्कर्ष हिंदी पाठमाला का पाठ 2 सरस्वती पाठशाला पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ को पढ़ने से पहले हम पाठ के लेखक के बारे में जानेंगे। सरस्वती पाठशाला के लेखक का नाम रामविलास शर्मा है। रामविलास शर्मा का जन्म 10 अक्टूबर 1912 को ऊंच गांव, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में हुआ। जीवन भर आलोचनात्मक साहित्य को समर्पित रहे। इन्होंने कुछ कविताएं, नाटक और उपन्यास भी लिखे, पर प्रसिद्धि आलोचक के रूप में पाई। निराला की साहित्य साधना पुस्तक पर इन्हें साहित्य अकादमी नाम का पुरस्कार भी मिला। अपनी धरती अपने लोग शीर्षक से 3 खंडों में इन्होंने आत्मकथा लिखी। सन 2001 में नई दिल्ली में इनका निधन हो गया। अब पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। आज़ादी से पहले पाठशालाओं की स्थिति कैसी थी? शिक्षक शिक्षार्थियों के संपूर्ण विकास में भी रुचि लेते थे। शिक्षा पाने के लिए शिक्षार्थियों को कितनी दूर जाना होता था? राष्ट्रवादी पाठशालाओं को किन हालात से गुजरना पड़ता था? शिक्षण संस्थाओं में किन महान हस्तियों का आना जाना हुआ करता था? यह सब बातें इस पाठ में बताई गई हैं। शिक्षा का अर्थ होता है शिक्षक का, अध्यापक, और शिक्षार्थी का अर्थ होता है छात्र। अपने आरंभिक शिक्षा काल को याद करते हुए लेखक 1920 के दौर में ले जाते हैं। वे हमें झांसी की उस पाठशाला से परिचित कराते हैं जिसमें आज़ादी के तराने गाए जाते थे, जहां कभी महात्मा गांधी का भी आगमन हुआ था। आगमन का मतलब है आना। जहां के शिक्षक शिक्षार्थियों के संपूर्ण विकास के प्रति सजग थे, उनमें राष्ट्रीय चेतना का अलग जगाते थे। ऐसे अध्यापकों और विद्यालयों को अंग्रेजी सरकार का क्रोध भी सहना पड़ता था। इस पाठ में लेखक ने उन बातों का वर्णन किया है जिस विद्यालय में उन्होंने पढ़ाई की थी और जिसका नाम था सरस्वती पाठशाला। अब आगे पढ़ते हैं। झांसी के मोहल्ले बहुत दूर दूर पर बसे हुए थे। जो सरस्वती पाठशाला थी वो झांसी में थी। शहर सीपरी बाजार और सदर। झांसी का मुख्य और सबसे बड़ा मोहल्ला सदर था। किले से लगा हुआ यही पुराना शहर है। इसी में झांसी का सबसे बड़ा बाजार है जिसका नाम सदर था। सदर फौजी छावनी से लगा हुआ मोहल्ला है। इससे 2 मील के फासले पर, फासले का अर्थ होता है दूरी, स्टेशन और सीपरी बाजार हैं। इन तीनों मोहल्लों से दूर उनकी लेखक की सरस्वती पाठशाला थी, जिसके दोनों तरफ सड़कें थी। सामने जीवन शाह की टोरियां थी। टोरियां का अर्थ होता है बड़े बड़े पत्थरों वाला टीला, छोटी पहाड़ी। पास ही झांसी का प्रसिद्ध किला था, प्रसिद्ध, फेमस, मशहूर। स्कूल के सामने छोटा सा खेल का मैदान था। कमरों की छत खपरेल की बनी हुई थी। खपरेल का अर्थ होता है मिट्टी के खपरों की बनी हुई छत। स्कूल के बड़े हॉल की छत भी खपरेल की ही बनी हुई थी। लेखक अपनी बात बता रहे हैं कि जब 1920 में उनका एडमिशन 3री क्लास में करवाया गया, तब वह स्कूल आधा सरकारी था, अर्ध सरकारी था। एक दिन स्कूल में जब मेडल बांटे गए थे और लेखक को जब वो मेडल मिले थे, तो उन्हें जब लेकर वह घर आए तो उनके बड़े भाई अधिक खुश नहीं हुए थे। और जो मेडल थे वो तांबे और पीतल के बने हुए थे और उन पर जॉर्ज पंचम की तस्वीर बनी हुई थी। और जिन मास्टर साहब ने लेखक को मेडल दिया था वो अंग्रेजों के भक्त थे और वो हमेशा गुस्से में रहते थे। लेकिन जिस दिन उन्होंने मेडल इनाम में दिया था, उस दिन वो खुश थे और वो मुस्कुरा रहे थे। उसके कुछ ही दिन बाद सरस्वती पाठशाला बदलकर राष्ट्रीय सरस्वती पाठशाला हो गई। तब सरस्वती पाठशाला का नाम बदल गया और उसका नाम दूसरा हो गया राष्ट्रीय सरस्वती पाठशाला। एक दिन स्कूल के मैदान में विद्यार्थियों और शिक्षकों की सभा हुई। सभा का मतलब सब एक साथ इकट्ठे हुए और उसमें यह बताया गया कि विदेशी कपड़े नहीं पहने जाएंगे और कभी भी हम विदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे
और वहां पर विदेशी कपड़ों की एक होली जलाई गई। वहां पर सब बच्चों ने अपनी गोल टोपियां, सब जो अध्यापक थे वे भी और छात्र भी, सबने अपनी गोल टोपियां उसमें फेंक कर जला दी। तब तो लेखक ने भी अपनी टोपी उतारकर उस आग में फेंक दी। घर आने पर जो कुछ स्कूल में हुआ था वो सब उन्होंने घर पे आकर अपने माता पिता को बता दिया, जिससे उन्हें डांट नहीं पड़ी, क्योंकि इसमें उनके बड़े भाई का उन्हें समर्थन प्राप्त था। बड़े भाई की भी मर्जी शामिल थी, बड़े भाई उनके साथ थे। पाठशाला का राष्ट्रीय होने का अर्थ था सरकार से संबंध विच्छेद। सरकार से संबंध विच्छेद का मतलब है, संबंध का अर्थ है रिश्ते और विच्छेद का मतलब है टूटना। रिश्ते टूट गए थे, इसलिए पाठशाला का नाम बदल गया था। बहुत से पुराने शिक्षक छोड़कर स्कूल चले गए थे और उनके जगह पर नए शिक्षक आ गए थे। शिक्षक का अर्थ होता है अध्यापक। गांधी टोपी जो पहनने वाले शिक्षक थे वो उनकी पाठशाला में थे। वो झांसी ही क्या 2-4 जिलों के कुल स्कूलों में भी वो अब नहीं रहे थे। गांधी जी एक बार लेखक के स्कूल में भी आए थे। स्कूल के पड़ोस में ही जो बंगला था वहां पर उनको ठहराया गया था और उस बंगले के जो लाला गंगा साहे थे वो वहाँ के स्वामी थे, वो वहाँ के मालिक थे बंगले के, और उनके यहाँ पर लेखक के पिता मुनीम थे। और जो लाला गंगा साहे थे वो अंग्रेजों के भक्त ठेकेदार थे। उन्हें राय बहादुरी का खिताब भी मिला हुआ था। खिताब का अर्थ होता है उपाधि। वे सदर बाजार में रहते थे, वहीं पर बहुत से मकान और दुकानें थी और कई किस्म के कई तरह के धंधे अंग्रेजों के संपर्क से होते थे। इसलिए गांधी जी को अपने बंगले में ठहराकर उन्होंने साहस का काम किया था, हिम्मत का काम किया था। जब गांधी जी उनके स्कूल में आए थे तो विद्यार्थी लाइन लगाकर धीरे से निकलते और उनके दर्शन करते जाते थे। गांधी जी जमीन पर दरी बिछाकर बैठे हुए थे। लेखक कहते हैं कि जहां तक मुझे याद है गांधी जी ने टोपी नहीं पहनी हुई थी, वे पगड़ी पहने हुए थे और शाम को शहर में उनका भाषण था और वहां पर लेखक के पिताजी लेखक को ले गए थे और लेखक कह रहे हैं कि वहां पर वो मंच के बिल्कुल पास ही बैठे थे। जब गांधी जी ने बोलना शुरू किया तो लोगों को उनका भाषण सुनाई नहीं दे रहा था। इससे पीछे वाले लोगों ने बड़ी धक्का मुक्की की कोशिश की, जिसकी वजह से भीड़ बेकाबू हो गई, कंट्रोल से बाहर हो गई और पिताजी ने लेखक को उठाकर कंधे पर बिठा लिया, जिससे कि लोगों की भीड़ में उन्हें चोट न लग जाए। सरस्वती पाठशाला शहर में राष्ट्रीय चेतना का गढ़ थी। उसमें एक बार कांग्रेस का अधिवेशन भी हुआ था। उसमें भारत के कोने कोने से बड़े बड़े नेता आए थे। उसके स्वागत के लिए उनके हिंदी के आचार्य को चंडी प्रसाद, जिनका नाम था चंडी प्रसाद हृदेश, उनको उनके स्वागत के लिए रखा गया था और उनका छपा हुआ भाषण भी बांटा गया, जिसे लेखक ने कई बार पढ़ा किंतु उनकी समझ में कुछ भी नहीं आया। श्री ब्रजभूषण लाल त्रिपाठी। अब लेखक ब्रजभूषण लाल त्रिपाठी के बारे में बता रहे हैं, जो निश्चल कवि, नाटककार और अध्यापक थे। बोलिए सप्रेम, बार बार वंदे मातरम उनका लिखा हुआ था। वह गीत प्रार्थना के रूप में सारे छात्र और अध्यापक गाते थे। लेखक कहते हैं कि वो मेरी कक्षा में नहीं पढ़ाते थे किंतु उनके बड़े भाई के वो अध्यापक थे। त्रिपाठी जी ने आगे चलकर 10वीं क्लास में जब लेखक को रामचरित का अयोध्या कांड पढ़ाया था तो वो कह रहे हैं कि उनका कंठ अवरुद्ध हो गया था, आंखें झलकाई हुई थी, उनके आंखों से आंसू टपक रहे थे और जो उनकी घनी घनी मूछें थी उनमें से जो होठ थे उनके कुछ कहने का प्रयास कर रहे थे लेकिन वो कह नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो रामचरितमानस का जब अयोध्या कांड पढ़ा रहे थे तो तुलसीदास के साथ भरत और कौशल्या के साक्षात दर्शन कर रहे हैं, वो कक्षा में नहीं हैं। सरस्वती पाठशाला के एक अन्य अध्यापक रुद्र नारायण जी के बारे में भी लेखक बता रहे हैं, जो महान उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा जी भी लिख चुके हैं उनके बारे में। चंद्रशेखर आजाद के वो पक्के मित्र थे। भगवान दास माहौर और सदाशिव राव जैसे क्रांतियों के शिक्षक थे। पंजा लड़ाने में आचार्य थे। नाटे के थे लेकिन लंबी नुकीली नाक वाले मास्टर रुद्र नारायण लेखक को ड्राइंग पढ़ाते थे और उन्होंने
बिना आकार वाली कला का अभ्यास न कराकर उन्हें सीधे मनुष्य की आकृति के चित्र बनाना सिखाया था। निराकार का अर्थ होता है बिना आकार वाला। स्कूल के पास जो अच्छी काली मिट्टी थी, वहां से सब बच्चे उस मिट्टी को खोद कर लाते थे और उनसे मूर्तियां बनाना सीखते थे, और वह मूर्तियां बनाना रुद्र नारायण जी से ही सीखते थे, और वह मूर्तियां हॉल के फर्श पर ही सब लोग बैठकर बनाते थे। और उस हॉल में राष्ट्रीय नेताओं की बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई थी, जो मास्टर रुद्र नारायण के द्वारा ही बनाई गई थी। मास्टर साहब खेल कूद में बराबर साथ रहते थे। पढ़ने लिखने और खेल कूद में कोई विशेष अंतर नहीं मालूम होता था। राष्ट्रीयता की लहर ने छात्रों और अध्यापकों के संबंध एकदम बदल दिए थे। अनुशासन की समस्या जैसी कोई चीज नहीं रह गई थी। मास्टर रुद्र नारायण सामने जीवन शाह की टोरियों पर दौड़कर चढ़ना सिखाते थे। टोरियां छोटी पहाड़ी, कलाई पंजा लड़ाने की भी वो शिक्षा देते थे। उनकी उंगलियां छोटी थी किंतु बेहद सख्त थी। लेखक कहते हैं कि मुझे याद है कि मैंने भी उनसे कई बार पंजा लड़ाया है। उनके साथ पंजा लड़ाकर ऐसा महसूस होता था जैसे मैंने किसी फौलादी शिकंजे में हाथ फंसा दिया है। एक दिन मास्टर रुद्र नारायण ने लेखक की बनाई हुई मिट्टी की मूर्ति देखकर उनकी प्रशंसा की कि तुम तो अभी से ही बहुत अच्छी मूर्ति बनाते हो, ऐसा लगता है कि तुम मुझसे भी अच्छी मूर्ति बनाओगे। तब लेखक ने कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा। उन्होंने नेहरन से किसी मूर्ति को कुरेदकर ठीक करते हुए पूछा, क्यों? नेहरन का अर्थ होता है कि जो मिट्टी, जब एक्स्ट्रा मिट्टी जो होती है मूर्ति में, जो वो कुरेदते हैं, तो उसको कुरेदने के लिए जिस औजार का हम प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं नेहरन। जब उन्होंने उससे वो मिट्टी कुर्ची तो उन्होंने उस टाइम उससे कहा कि क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? तो उन्होंने कहा कि प्रशंसा सुनकर मुझे अभिमान हो जाएगा और मैं अच्छी मूर्तियां नहीं बनाऊंगा, मैं घटिया मूर्ति बनाने लग जाऊंगा और आप मुझसे फिर भी अच्छी मूर्तियां ही बनाएंगे। यह जो घटना थी वो मास्टर रुद्र नारायण ने कई लोगों को हंसते हुए सुनाई, जिसकी वजह से लेखक के लिए मास्टर शब्द मित्र का पर्यायवाची बन गया। लेखक कह रहे हैं कि जो मास्टर रुद्र नारायण का घर था वो एक म्यूजियम की तरह था, जिसमें तरह तरह के चित्र और मूर्तियां रखी हुई थी। ऐसा लगता था कि जैसे हम किसी म्यूजियम में आ गए। म्यूजियम का अर्थ होता है जहां पर बहुत सी सुंदर चीजों की नुमाइश की जाती है, सुंदर चीजें रखी होती हैं, एक से एक सुंदर चीजों की भरमार होती है। मास्टर स्वरूपनाथ हमें अंग्रेजी पढ़ाते थे। लेखक अब दूसरे अपने अध्यापक मास्टर स्वरूपनाथ के बारे में बता रहे हैं कि मास्टर स्वरूपनाथ उन्हें अंग्रेजी पढ़ाते थे। वे भी कद में बहुत नाटे थे, लेकिन वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। उनकी लिखाई बहुत सुंदर होती थी और वो कभी भी बच्चों को नहीं डांटते थे। लेकिन वे सरस्वती पाठशाला को छोड़कर मैकडलन हाई स्कूल में चले गए। जिस दिन वो स्कूल छोड़ रहे थे सब बच्चे बड़े उदास थे, क्योंकि वो बच्चों को बड़े ही प्यार से पढ़ाते थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे और कभी भी डांटते नहीं थे। लड़कों ने उनसे कहा कि आप दूसरे स्कूल में मत जाइए, तो उन्होंने प्यार से सबको समझाते हुए कहा कि वो छोड़कर स्कूल जाना नहीं चाहते, लेकिन उन्हें मजबूरी में दूसरे स्कूल में जाना पड़ रहा था। हम लोगों को विश्वास था कि सबसे अच्छे खिलाड़ी हमारे स्कूल में हैं। हर नारायण और गंगाधर जहां गेंद फेंकने वाले हों, वहां किसी भी टीम का जीतना दुश्वार था। दुश्वार का अर्थ होता है कठिन। हर नारायण शहर के सबसे तेज दौड़ने वालों में थे। गेंद फेंकने के पहले वे सिर्फ 3 डग दौड़ते थे। 3 का डग का मतलब होता है कदम, कि वो जब हर नारायण गेंद फेंकते थे तो गेंद फेंकने से पहले केवल 3 कदम दौड़ते थे और गेंद इतनी जोर से फेंकते थे कि खेलने वाला अजनबी होने पर भी अचकचा जाता था। अचकचा का अर्थ होता है अटकना। गंगाधर धीरे फेंकते थे, लेकिन खिलाड़ी के पैर के पास गेंद तिरछी होकर विकेट से टकरा जाती थी। लहीम शहीम आकार वाले भीम प्रताप सिंह यथा नाम तथा गुण फुटबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। लहीम शहीम का अर्थ होता है हट्टे कट्टे। जो भीम प्रताप सिंह थे यथा नाम तथा गुण, वो फुटबॉल के
वो बहुत अच्छी फुटबॉल खेलते थे और बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। सदर बाजार से सरस्वती पाठशाला दूर थी, करीब मील भर। 1 मील का रास्ता था। सड़क का रास्ता ज्यादा लंबा था। किले के पास पहाड़ी के ऊपर से कच्ची पगडंडी वाला रास्ता कुछ छोटा था। लेखक कह रहे हैं कि मैं नंगे पैर स्कूल जाता था। झांसी की बजरी भी मेरे पैरों को बहुत अच्छी लगती थी। स्कूल के ध्यान में मुझे यह रास्ता लंबा मालूम ही नहीं पड़ता था और मैं नंगे पैर ही स्कूल चला जाता था। संभवतः सरस्वती पाठशाला की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, मतलब वहां पर ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं थी। लेखक कह रहे हैं कि जब उन्होंने 5वीं कक्षा पास कर ली, उसके बाद अपने भाई के साथ वो भी मैकडलन हाई स्कूल में चले गए। लेकिन जो 2 साल उन्होंने सरस्वती पाठशाला में बिताए, वहां के वातावरण में उनके मन पर एक कभी ना भूलने वाली छाप डाल दी। अमिट का मतलब होता है कभी ना भूलने वाला। वैसा वातावरण उनको फिर कभी किसी जगह नहीं मिला। अब बच्चों, मैं इस पाठ को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।